वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ ए.के. शर्मा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के लिए अणुसंख्या गुणधर्मों पर चर्चा की थी। अणुसंख्या गुणधर्म में पहला अणुसंख्या गुणधर्म हम कंप्लीट कर चुके, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और सेकंड अणुसंख्या गुणधर्म भी हमने कंप्लीट किया और हमने पढ़ा क्वथनांक उन्नयन। आज डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं थर्ड वाले पॉइंट पर, और थर्ड हमारे पास आता है हिमांक अवनमन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमांक क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ का जमना, फ्रीज होना क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। ठीक है, हम कहेंगे कि जमने का मतलब हो गया पदार्थ लिक्विड से कौन सी स्टेट में आ गया? सॉलिड में। जब किसी पदार्थ की लिक्विड स्टेट का वाष्प दाब सॉलिड स्टेट के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब हम इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। तो टेम्परेचर वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान हो जाता है। इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। ठीक है, या मैं कह दूं किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के साथ साम्य में आता है, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। हमारे पास हमने एक स्केल पर पहले एनालिसिस किया था, उस स्केल पर वापस एनालिसिस करें तो मैंने कहा पदार्थ की ठोस अवस्था का वाष्प दाब सबसे कम होता है, द्रव का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, सर्वाधिक वाष्प दाब गैस का होता है, जिसको हमने 1 एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब के बराबर माना। शुद्ध विलायक मैं बात कर लेता हूं, तो मैंने आपसे कहा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये है, जिसको हमने नोट किया P नोट से, और जब हम इसको विलियन में बदल देते हैं तो विलियन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसको हमने PS लिखा। अब मैं इसके वाष्प दाब को कम करते हुए ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक लेके आ रहा हूं, तो यहाँ टेम्परेचर में परिवर्तन TB और यहाँ टेम्परेचर में परिवर्तन TB। देखो, शुद्ध विलायक के लिए टेम्परेचर में परिवर्तन ज़्यादा है, विलियन के टेम्परेचर में परिवर्तन कम है। तो मैं आपसे कहूँगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है और विलियन का वाष्प दाब कम होता है। अतः विलियन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जब हम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो इस शुद्ध विलायक के क्वथनांक में कमी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्वथनांक अवनमन। क्या बोलते हैं? क्वथनांक अवनमन। क्लियर हो गई बात? अब हम क्वथनांक अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म होता है, ये सिद्ध करेंगे कि हिमांक अवनमन किस तरीके से अणुसंख्या गुणधर्म है। ठीक है, अब हम हिमांक अवनमन के अणुसंख्या गुणधर्म की पुष्टि करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम किसी भी शुद्ध विलायक और विलयन के लिए वाष्प दाब और टेम्परेचर के बीच आरेख बनाएंगे। मैंने कहा पदार्थ की ठोस अवस्था का, ये कौन सी अवस्था के लिए है? ठोस अवस्था के वाष्प दाब का मान बहुत कम होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ठोस अवस्था का वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर के मान में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे ठोस अवस्था का वाष्प दाब बढ़ेगा। ये किसके लिए हो गया? ठोस अवस्था के लिए। एक टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर ये हमारे पास आरेख आ रहा था, किसका? शुद्ध विलायक का, और विलियन के आरेख का हमारे पास इससे कम आ रहा था। अब हमें
हिमांक ज्ञात करने के लिए इन आरेखों को बढ़ा के ठोस अवस्था के दाब तक लेके आना है। तो ये शुद्ध विलायक के लिए ठोस अवस्था का हिमांक हो गया, शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया, जिसको हम टी नोट एफ से लिखेंगे। और ये हमारे पास विलयन का हिमांक हो गया, जिसको हम टी एस से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हमारे लिए क्या कहलाएगा, हिमांक अवनमन कहलाएगा। और हिमांक अवनमन जिसको मैं डेल्टा टी एफ से लिख रहा हूँ, ये बराबर आ जाएगा किसके, ये बराबर आ जाएगा टी नोट एफ शुद्ध विलायक के हिमांक माइनस विलयन का हिमांक टी एफ के। क्लियर। और ये वाष्प दाब शुद्ध विलायक का है, जिसको हमने लिखा पी नोट से, और ये हमारे पास विलयन का है, जिसको हम किससे लिख चुके हैं, पी एस से। तो ये हमारे पास हो गया डेल्टा पी, जिसको हम कह चुके हैं वाष्प दाब अवनमन। तो अब यहाँ से देखो, इस आरेख से मैं कह सकता हूँ जितना हिमांक अवनमन होगा उतना ही हमारे पास वाष्प दाब अवनमन की वैल्यू रहेगी। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि हिमांक अवनमन का मान समानुपाती होता है वाष्प दाब अवनमन के। क्लियर। हिमांक अवनमन डेल टी नोट एफ माइनस टी एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो गया पी नोट माइनस पी एस के, जिसको हम डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी से लिख चुके हैं। और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू स्मॉल के एक समानुपाती स्थिरांक आ गया डेल्टा पी के। स्मॉल के क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। अब हम वापस से राउल्ट के नियम की पालना करेंगे, राउल्ट के नियम को लागू करेंगे। और राउल्ट का नियम कौन सा, जो हमारे पास अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए आ रहा था। तो हमने कहा था कि राउल्ट के नियम से क्या आ रहा है हमारे पास, राउल्ट के नियम से पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल बिन किसका आ रहा था, विलेय का। ठीक है, या मैं कह सकता हूं डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट इंटू मोल बिन, किसका मोल बिन आएगा, विलेय का। ये वैल्यू मैं यहां रखता हूं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू स्मॉल के पी नोट मोल बिन किसका आ गया, विलेय का। ठीक है, फिर हमने इसको आगे प्रूव किया था कि मैंने कहा यदि विलेय के मोल n है, विलेय को स्मॉल n से लिखा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो मोल बिन विलेय का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोल बिन विलेय का मान हो जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसलिए मेरे पास इस इक्वेशन से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल के पी नोट स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब मैंने कहा राउल्ट का जो नियम आता है कौन से विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है। और तनु विलयनों के लिए स्मॉल n की वैल्यू बहुत कम होगी, किसके कंपैरिजन में, कैपिटल N के कंपैरिजन में। तब डियर स्टूडेंट्स स्मॉल n प्लस कैपिटल N समथिंग इक्वल हो जाएगा कैपिटल N के। और ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू स्मॉल के पी नोट स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल N। ठीक है, फिर हमने आपसे कहा कि हमारे पास विलेय जो है, इस विलेय का द्रव्यमान स्मॉल m, द्रव्यमान को हमने स्मॉल w से डिनोट किया था, स्मॉल w। और मोलर द्रव्यमान जो है, विलेय का मोलर द्रव्यमान जो है ये स्मॉल m। और फिर हमने कहा विलायक जो है, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W और विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M है। हमने विलायक के लिए कैपिटल लेटर यूज किए हैं
और विलेय के लिए स्मॉल लेटर यूज किए हैं, इसलिए मैं कहूँगा स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M हो जाएगा। मोलों की संख्या निकालते हैं द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान से, इसलिए ये इक्वेशन चेंज होगी और इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा TF इज इक्वल टू स्मॉल k P नोट स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगा k जो है ये एक स्थिरांक है, P नोट है ये शुद्ध विलायक का स्थिरांक है और कैपिटल M ये शुद्ध विलायक का मोलर द्रव्यमान है, ये कांस्टेंट है। इनको हम एक नए कांस्टेंट कैपिटल K से लिखेंगे और कैपिटल K हमारे लिए कहलाएगा अवनमन स्थिरांक। क्या कहलाएगा? अवनमन स्थिरांक। तब मेरे पास डेल्टा TF इज इक्वल टू आ गया कैपिटल K स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। यहाँ से डेफिनेशन पूछेगा अवनमन स्थिरांक किसे कहेंगे, तो मैं आपसे कह सकता हूँ यदि स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल n था, ये 1 मोल आ जाए और कैपिटल W इज इक्वल टू 1 ग्राम आ जाए, तो डेल्टा TF जो आएगा कैपिटल K के बराबर आ जाएगा। क्या डेफिनेशन निकल के आएगी? जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाए तो होने वाला हिमांक अवनमन ही क्या कहलाएगा? अवनमन स्थिरांक। बट मैंने कहा था प्रायोगिक रूप से 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कैपिटल W की वैल्यू क्या लेंगे? 1000 ग्राम लेंगे। तब हमारे पास डेल्टा TF इज इक्वल टू कैपिटल K अपॉन 1000, जिसको हम लिखेंगे KF से, और KF हमारे लिए कहलाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। और इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो मैं कहूँगा जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए तो होने वाला हिमांक अवनमन क्या कहलाएगा? मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। और यहाँ से मैं कैपिटल K की वैल्यू निकाल सकता हूँ KF गुणा 1000। इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा KF स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W गुणा 1000। ठीक है, कैपिटल W गुणा 1000। अब हमने कहा कि ये जो वैल्यू है ये किसके इज इक्वल टू आ जाएगी? डेल्टा TF बराबर KF इंटू ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? मोललता। और मैं आपसे कह सकता हूं डेल्टा TF हिमांक अवनमन का मान किस पर डिपेंड करता है? मोललता पर निर्भर करता है, और मोललता की क्या है? समानुपाती है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स मैं कहूँगा हिमांक अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। हिमांक अवनमन कैसा गुणधर्म है? एक अणु संख्यक गुणधर्म है। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। अब देखें, मैं यहाँ से एक पॉइंट और भी निकाल सकता हूँ कि हिमांक अवनमन हम डायरेक्ट निकालें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के अकॉर्डिंग, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के अकॉर्डिंग हमारे पास मान आ जाएगा क्या? KF डेल्टा TF इज इक्वल टू वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से भी हम निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी हमारे पास एक वैल्यू आ सकती है जिसको हम कहेंगे वन टॉप के अकॉर्डिंग विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से KF को रिलेटेड करेंगे। किसको रिलेटेड करेंगे? KF को। तो KF इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के अकॉर्डिंग M R TF स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वाष्पन इंटू 1000। ये रिलेशन हो गया वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा तथा KF में संबंध। क्लियर? जैसे हमने KB में संबंध निकाला था वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के अकॉर्डिंग, यहां से अब अपने पास
हमें विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करवाएगा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विलेय का मोलर द्रव्यमान यदि हमसे कैलकुलेट करवाता है तो डियर स्टूडेंट्स विलेय का मोलर द्रव्यमान मेरे पास आ जाएगा। और विलेय का मोलर द्रव्यमान मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लास्ट इक्वेशन हमारे पास आई है वहाँ से, स्मॉल m इज इक्वल टू के एफ स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी एफ कैपिटल W इंटू 1000। ये रिलेशन आ गया। यहाँ से हमारे पास किसकी गणना कर देंगे हम, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। किसकी गणना कर सकते हैं, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास हिमांक अवनमन। तो सबसे पहले हमने बात की हिमांक अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म है। हमने डिफाइन किया सबसे पहले हिमांक को। हिमांक हमने कहा वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसको हमने कहा हिमांक। ठीक है, हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के कंपैरिजन में कम होता है। तो शुद्ध विलायक के लिए हिमांक की वैल्यू ज्यादा होगी और जब इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो इसके हिमांक के मान में कमी आ जाएगी, जिसको हमने नाम दिया हिमांक अवनमन। फिर हमने कहा हिमांक अवनमन एक अणुसंख्या गुणधर्म होता है। इसे सिद्ध करने के लिए मैंने आरेख बनाया वाष्प दाब और ताप के बीच में, शुद्ध विलायक के लिए और विलयन के लिए। शुद्ध विलायक के लिए मेरे पास हिमांक आ गया T0F, विलयन का हिमांक आ गया TS। और फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दोनों के लिए हिमांक अवनमन पूछ लिया, सॉरी TF, तो डेल्टा TF बराबर आ गया T0F माइनस TF। ये हिमांक अवनमन हो गया। आरेख से मैं सिद्ध कर सकता हूं हिमांक अवनमन का मान वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। और फिर इस तरीके से मैं इसको ड्राइव करूंगा तो ये डेरिवेशन से लास्ट हमारे पास आ गया कि डेल्टा TF हिमांक अवनमन KF इंटू मोललता, यानी कि हिमांक अवनमन किसके समानुपाती है, मोललता के समानुपाती है। इसलिए मैं कहूंगा ये एक अणुसंख्या गुणधर्म है। ठीक है, यहां से हमें कभी कभी क्वेश्चंस में विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछ लेता है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो स्मॉल m कैलकुलेट कर दूंगा मैं। ठीक है, एक बात जरूर ध्यान रखना, विलेय को B से और विलायक को A से भी लिखा जा सकता है, तो वहां पर NA और NB के रूप में आपको मोलों की संख्या और WA और WB के बीच में द्रव्यमान मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहां यूज किया स्मॉल n विलेय के लिए और कैपिटल लेटर हमेशा विलायक के लिए। क्लियर हो गई बात। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन दोनों पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोल दिया हमने और 90 ग्राम बेंजीन में घोलने के बाद इस विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो गया। तो विलेय का अणुभार अपने को ज्ञात करना है। विलेय का अणुभार हमारे पास m इज इक्वल टू क्या आया था, KF स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB कैपिटल W इंटू 1000। ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, अब देखो KB की वैल्यू दी हुई है अपने को, क्वथनांक है तो KB की वैल्यू दी हुई है। डेल्टा TB निकाल दो पहले। डेल्टा TB बराबर क्या आ जाएगा, 354.11 माइनस 353.23 और ये हमारे पास आ गया 2.53 केल्विन। कितना हो गया, 2.53 केल्विन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सॉरी ये आ गया 0.088 केल्विन। 2.53 तो हमें दिया हुआ KB। स्मॉल m इज इक्वल टू आ गया 2.53 इंटू स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना है 1.80 अपॉन डेल्टा TB 0.88 इंटू कैपिटल W विलेय का द्रव्यमान 90 ग्राम इंटू 1000। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 58
ग्राम मोल इनवर्स, 58 ग्राम मोल इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन, 25.6 ग्राम सल्फर को 1008 ग्राम नेप्थलीन में घोलने पर, सल्फर को घोला तो विलेय हो गया, नेप्थलीन में घोला तो विलायक हो गया, हिमांक अवनमन सीधा डेल्टा टीएफ दे दिया। सल्फर का अणुसूत्र निकालना है, स्मॉल एम निकालो पहले, तो अणुसूत्र निकालने के लिए अणुभार निकालो पहले, और विलेय का अणुभार स्मॉल एम बराबर के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्ल्यू गुणा 1000। के एफ दिया हुआ है 6.8, स्मॉल डब्ल्यू 25.6, डेल्टा टी एफ 0.68 इंटू 1000 इंटू 1000। कैलकुलेशन कर दी हमने, 0.68, 2 जीरो आ गए, तो 68 से 68 2 जीरो ये हो गए कैंसिल, कितना आ गया 256। अणुभार कितना हो गया 256। कैलकुलेशन को एक बार ढंग से देखेंगे, वापस देख रहे हैं। हमने कहा ये हो गया के एफ कितना है 6.8 इंटू 25.6 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ 0.68 इंटू विलायक का नेफ्थलीन का द्रव्यमान 1000। ये पॉइंट हटा दिए दोनों, नीचे 2 जीरो आ गई, ये पॉइंट हटा दिए, ऊपर 2 जीरो आ गई, 2 से 2 कैंसिल, 3 जीरो से 3 कैंसिल, 68 से 68 कैंसिल, क्या आ गया 256। ये आ गया हमारे पास अणुभार। इसको चेंज करना है, देखो तो सल्फर का परमाणु भार होता है 16, तो मैं कह दूंगा सल्फर के परमाणुओं की संख्या निकालो पहले, परमाणुओं की संख्या। तो जो हमारे पास अणुभार आ रहा है 256, इसमें सल्फर का परमाणु भार 32, तो हमारे पास आ गया कितना 8। तो अणुसूत्र क्या आ जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा S8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अणुसूत्र क्या हो जाएगा S8। क्लियर। अब अपने पास क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास 10 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया 1 डिग्री, डेल्टा टी बी की वैल्यू दे दी, विलेय का अणुभार निकालना है वापस से। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू के बी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा। के बी की वैल्यू दी हुई है बेंजीन के लिए 2.53, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का ग्राम में द्रव्यमान 10 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी 2.53 इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 100। ठीक है। अब मैं आपसे कह दूंगा कि हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी डेल्टा टीबी की वैल्यू 1, क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन 1, तो हमारे पास पॉइंट हटा दिए, नीचे 2 जीरो आ गए, 3 और 1 4 से 4 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 253 ग्राम मोल इनवर्स, 253 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 विलियन के 100 ग्राम में 5 ग्राम यूरिया तथा 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इधर से रफ करता हूं। ठीक है, देखो विलियन का हिमांक क्या होगा, यदि जल का के एफ दिया हुआ है तो पहले हम डेल्टा टी एफ निकालेंगे, और डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करने के बाद फिर आगे सोल्व करेंगे। देखो डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ इजिकल टू हमारे पास के एफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। ठीक है, मैं यहां पर पहले ये मोललता है, मैं 2 प्रकार के विलायक आ गए मेरे पास, सॉरी विलेय 2 अवयव घुले हुए हैं। अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं और इसको हटा करके मैं लिख देता हूं इनटू मोललता।
तो मैं डायरेक्ट पहले इस विलयन की मोललता निकाल दूं, तो मोललता निकालने के बाद ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक है, मोललता निकालूं तो मेरे पास मोललता की वैल्यू के लिए दोनों के मोलों की संख्या निकाल करके और फिर कैलकुलेट करूंगा। यूरिया जो है इसका द्रव्यमान और ग्लूकोज दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है। यूरिया का द्रव्यमान है 5 ग्राम और ग्लूकोज का द्रव्यमान है 10 ग्राम। तो पहले यूरिया के मोल निकालूंगा। यूरिया के मोल, यूरिया का फॉर्मूला पता ही है, NH2CONH2, एमिनो मैथेनेमाइड। IUPAC नाम है एमिनो मैथेनेमाइड। फंक्शनल ग्रुप पूछेगा तो एमाइड ग्रुप है, ध्यान रखना। कौन सा ग्रुप है? एमाइड। ठीक है, तो अब मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास आ गया 5 अपॉन इसका अणुभार यूरिया का कैलकुलेट कर दो। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हो गए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन और फिर हाइड्रोजन, कितना हो गया ये 60 अपॉन 60। ठीक है, और ये कैलकुलेट करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.083 मोल। ऐसे ही हम निकालेंगे ग्लूकोज के मोल। किसके मोल निकालेंगे? ग्लूकोज के मोल निकालेंगे। ग्लूकोज के मोल निकाल दो। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, C6H12O6। ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है? भार 10 ग्राम अपॉन ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान हमें पता है, निकाल लेंगे फॉर्मूले से 180, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.055। अब मैं कह दूं कुल मोल बता दो कितने हो गए, तो कुल मोल मेरे पास हो गए 0.083, 0.055, कुल मोल आ गए मेरे पास 0.138 मोल। ठीक है, मोललता निकालो। मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान या विलेय के मोलों की संख्या कितनी हो गई? 0.138 अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। देखो टोटल हमारे पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम में से 5 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो विलायक कितना बच गया? 85 ग्राम बच गया, और 85 ग्राम को किलोग्राम में लिख दिया 10 की घात -3, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.62 मोल किलोग्राम इनवर्स। ये मोललता आ गई। ठीक है, अब मोललता आ गई तो अब अपने पास Kf की वैल्यू रखो 1.86 इंटू 1.62, डेल्टा TF आ जाएगा हमारे पास, और डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी 3.01 केल्विन, 3.01 केल्विन। अब हमारे पास हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू, हिमांक में हमेशा क्या होती है? कमी होती है, तो कमी होती है तो T नोट F माइनस TF, TF निकालना है। ठीक है, शुद्ध विलायक के लिए हमें पता ही है क्या होता है, तो हमारे पास TF इज इक्वल टू आ जाएगा T नोट F प्लस डेल्टा TF। T नोट F जल के लिए क्वथनांक हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन। ठीक है, और हिमांक में कमी हो गई, सॉरी माइनस कमी हो गई, तो मैं कह दूंगा -3.01, ये हो गया 269.9 केल्विन, 269.9 केल्विन। ठीक है, या फिर हम कह देंगे -3.01 केल्विन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बार वापस से चारों क्वेश्चंस खुद सोल्व करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट अपने पास लास्ट अणुसंख्या गुणधर्म बच गया, परासरण दाब। परासरण दाब को पढ़ने से पहले हम विसरण के बारे में चर्चा करेंगे, परासरण के बारे में चर्चा करेंगे, फिर परासरण दाब की डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।